हेलो भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल वन शॉट स्टडी पे। आज मैं आपके लिए ऑल फ्लेमिंगो जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टरों को मैं वन शॉट बाइंड अप कराने वाला हूं। तो लेक्चर के अंत तक बने रहें और मैं लेक्चर की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करना चाहता हूं कि खुद से वादा दृढ़ अपना इरादा करो। खुद से वादा दृढ़ अपना इरादा करो। शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, जितनी हो सके उतनी ज्यादा करो, जितनी हो सके उतनी ज्यादा करो। इसी शायरी के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो लेक्चर अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं बैकग्राउंड में आपको पता है कितनी मेहनत कर रहा हूं। मैं आपके लिए रातों दिन मिलाकर लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें इस लेक्चर को। मैं आज आपको क्लास 12 जितने भी बोर्ड हैं उन सारे बोर्डों में इंपोर्टेंट समरी सारे चैप्टरों की और क्वेश्चन आंसर, साथ ही क्वेश्चन आंसर भी कराने वाला हूं। वैसे ज्यादातर मैं क्वेश्चन आंसर ही लेके आया हूं, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ही आपको मैं चीजें समझाऊंगा। तो लेक्चर के अंत तक बने रहे। पहला चैप्टर हमारा द लास्ट लेसन, मेरा आखिरी पार्ट, मेरा आखिरी पार्ट। इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है फ्रेंज, दूसरा है तीसरा है और तीसरा है वो ग्रामीण विलेजर्स। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ें। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। उन दिनों उन स्कूलों के दिनों में जो फ्रेंज था वो क्या चाह रहा था, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, स्कूल के लिए क्या प्रिपेयर तैयारी कर रहा था। तो वह कर रहा था फ्रेंज वाज एक्सपेक्टेड, फ्रेंज सोच रहा था प्रिपेयर अ लेसन, एक पाठ तैयार कर रहा था। किस पे? पार्टिसिपल पे, जिसको उसके जो टीचर थे एमएमएल, हिज टीचर हैड अनाउंस्ड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, कि उसके जो टीचर है एमएमएल उन्होंने कहा था कि ये जो पाठ है ये आपको याद करके लाना है कल, ऑन दैट डे, उस दिन। फ्रेंज डिड नॉट नो, फ्रेंज नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड ऑफ अबाउट देम, उसके बारे में उसका पहला भी अक्षर नहीं जानता था फ्रेंज। तो यह इसका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उन दिनों क्या स्कूल में ऐसी घटना घटी ते भूलने योग्य नहीं थी। कौन सी घटना थी जो भूलने योग्य नहीं थी? तो घटना थी कि फ्रेंज ने नोटिस्ड किया कि समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल, के कुछ बुरा हुआ है स्कूल में। क्या बुरा हुआ है उस दिन? कि व्हेन, जब द स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू हो रहा था, तो देयर यूज्ड टू बी ए ग्रेट बसल, एक बहुत जोर की आवाज आती थी, एक बहुत जोर का शोर शराबा होता था। इट कुड बी हियर्ड, जिसको वह सुनता था। आउट द स्ट्रीट, गलियों में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेज की खुलने की आवाज और बंद होने की आवाज। एंड द लेसन रिपीटेड इन यूनिसन मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, और जो बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, एवरीथिंग वाज स्टिल एंड साइलेंट, उस दिन सारा स्थिर था और शांत था। ऑन संडे मॉर्निंग, उस रविवार की सुबह, इट वाज क्वाइट, वह शांत था, अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग, और वह आश्चर्यचकित था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। कौन से जो चेंज थे, कौन सा जो ऑर्डर था जिससे जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उससे एक महान दिन बन गया उस दिन। तो कौन सा था, इसको भी समझें। तो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड अ ग्रेट डिसमे इन द स्कूल दैट डे। मैं कह रहा हूं, ये मेरे ही द्वारा हैंडरिटन नोट्स है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, अगर आपको ऐसा लेक्चर पूरे यूट्यूब पर अगर कहीं देखने को मिल जाए तो बताना आप। इस वजह से इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लेक्चर है, क्योंकि मैं इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ही तो क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं, और मैं खुद अपने ही मुख से आपको कुछ इंपोर्टेंट इसके बारे में, चैप्टर के पार्ट के बारे में समरी भी दे रहा हूं। तो बस आप समझ जाएं, इतना ही कहना चाह रहा हूं। इट अपसेट ऑल टू द स्टूडेंट, उन दिनों जो सारे जो बच्चे थे वो अपसेट, दुखी थे। नाउ ऑनवर्ड्स द स्कूल एल्सास एंड लोरेन वुड टीच ओनली जर्मन, अल्सास जर्मन से आदेश आया था कि आज से अल्सास और लोरेन के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। फॉर द स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ। इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, वह फ्रेंच का आखिरी पाठ था। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन।
दे वुड बी टॉट जर्मन, वहाँ पे जर्मनी पढ़ाई जाएगी। द लैंग्वेज ऑफ द ईयर ऑफ न्यू मास्टर, और किसी एक नए टीचर के द्वारा, किसी एक नए अध्यापक के द्वारा कोई नई वस्तु पढ़ाई जाएगी। अब चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम एमल एंड स्कूल चेंज। जो फ्रेंच था वो कैसे फीलिंग्स को अंदर से महसूस कर रहा था एम एमल के प्रति, जो उसका मास्टर उसको सिखाता था। तो क्या महसूस कर रहा था? आंसर मैंने दे रखा है अपनी आसान भाषा में कि इट वाज सर्टेनली द लास्ट फ्रेंच लेसन, वह फ्रेंच का लास्ट लेसन था टॉट इन द स्कूल, जिसको वो स्कूल में पढ़ाना चाहता था। इट मेड फ्रेंच क्वाइट, जिससे जो फ्रेंच था वह शांत था। सेंटिमेंटल मतलब आश्चर्यचकित था। ही सडनली डेवलप्ड, वह अचानक से डेवलप क्या कर रहा था? स्ट्रेंज, एक भयानक फैसिनेशन फॉर हिज लैंग्वेज, अपनी भाषा के प्रति। हिज बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉजीनेस ओनली अ व्हाइल एगो, उन दिनों काफी दिनों से जो लैंग्वेज थी, जो पाठ था, वह बहुत ज्यादा चल रहा था। वर हिज ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, जो उसके पुराने मित्र थे वह। एम आर हेमल वाज गिविंग अवे, ही वुड नेवर सी हिम अगेन। दिस आइडिया वाज क्वाइट पेनफुल, यह जो आइडिया था, यह जो विचार था, उसके लिए एक पीड़ादायक था। टू हिम, हमारे लिए भी। ही इवन फॉरगेट, किसके लिए? हमारे लिए। मैंने हमारे लिए जो जो शब्द प्रयोग किया है, किसके लिए किया है? एम एमल के लिए, ठीक है। हिज रूलर, और यह भी। ही ऑल्सो, वह चाहता था। इग्नोर्ड और क्रैंकी एम आर एमल वाच, क्रैंकी एम आर एमल चाहता था, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये तो हो गए आपके कौन से टाइप क्वेश्चन? ये तो हो गए आपके लास्ट लेसन के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गए। अब मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करा रहा हूं। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों को पढ़ें। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो पहला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ए मैमल एज इट इज शोन इन द लास्ट लेसन। एक कैरेक्टर स्केच बनाओ, किसकी? ए मैमल की, जो कि लास्ट लेसन में आपको दे रखी है। तो क्या है वह? कि इन द लास्ट लेसन, इन द लास्ट लेसन Alphonse Daudet has presented M. Hamel's character with all sympathy and respect. He is presented in the mold of a traditional schoolmaster. He always kept his terrible ruler under his arm. French was in great dread of scolding, as he had not prepared his lesson on participles. M.R. Hamel was a hard taskmaster. We see the other side of M. Hamel's characters after the order from Berlin came, जो कि आदेश किससे आया था? बर्लिन से। He was a transformed person now, वह एक परिवर्तित व्यक्ति था अभी। He became extra soft, वह ज्यादा, उसका जो स्वभाव था वह ज्यादा मुलायम हो चुका था। एंड जेंटल टुवार्ड्स, किसके प्रति? बच्चों के प्रति। ही डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच फ्रॉम कमिंग लेट, लेकिन जो फ्रेंच जब स्कूल लेट आता था, लेट पढ़ने आता था, तो वह उसको इतनी भयंकर गुस्सा आती थी कि वह उसको सजा भी देता था कि क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाओ। नॉर डिड ही यूज हिज रूलर व्हेन फ्रेंच गॉट मिक्स्ड अप एंड कंफ्यूज्ड, वह कंफ्यूज था। ही डिक्लेयर दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, क्योंकि यह इसका फ्रेंच में भाषा का लास्ट लेसन था, आखिरी पाठ था। किसमें? स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिफरेंट थिंग्स डिड फ्रेंच नोटिस इन द स्कूल दैट डे। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 का क्वेश्चन है ये, कि व्हाट डिफरेंट थिंग्स डिड फ्रेंच नोटिस इन द स्कूल दैट डे। तो कौन सा था? कि that day French noticed the absence of the routine connection caused by the opening and closing of desks, repeatings of lessons in unison and wrapping of teachers' rulers on the table. The usual hustle bustle was replaced by a strange stillness that was the characteristics of school on Sunday morning. Back benches were occupied by old villagers, जो बड़े बुजुर्ग थे ग्राम के, ग्रामीण के, उनकी वजह से। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है,
Why ha France write the meaning and explain in detail. Senior secondary examination 2022 का क्वेश्चन कि वाई वाला फ्रांस राइट द मीनिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। तो आंसर है कि वाई वाला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लाइफ फ्रांस और हरे फॉर फ्रांस। एम एमल रोट वाइवाला फ्रांस ऑन ब्लैक बोर्ड ऑफ द क्लासरूम ऑन हिज लास्ट वर्किंग डे टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर हिज मदर टंग। अब अपनी मातृभाषा के लिए कुछ आखिरी और अविश्वसनीय कार्य करना चाहता था। फ्रेंच लैंग्वेज एंड ऑल्सो फॉर हिज कंट्री। जर्मनी हैड ऑक्यूपाइड अल्सास एंड लॉरेन एरियाज ऑफ फ्रांस एंड हैड ऑर्डर टू टीच जर्मन इन ऑल स्कूल्स ऑफ दीज एरियाज। वह एम एमल जो था, बायवाला फ्रांस का मतलब जुग जुग जियो फ्रांस, उसका ये मतलब था और वह अपनी मातृभाषा के लिए कुछ अविश्वसनीय कार्य करना चाहता था। अब मैं कुछ आपके लिए अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। इन क्वेश्चनों को घर पर बैठकर एकांत में जरूर पढ़कर देखें और इनके आंसर खोजने की प्रयास करें अपनी एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन है पहला कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज फ्रेंच स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3, who were the blazers in the classroom that morning. Question number 4, why did M. Hamel put on his special clothes that morning. Question number 5, why was M. Hamel sorry for the people of Alsace. इनमें से मैं एक और आपको स्टार मार्क कर दूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहला है कि व्हाट हैड बीन पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। क्या लिखा जाता था, कौन सी खबर लिखी जाती थी उन दिनों उस बुलेटिन बोर्ड पे, जो कि स्कूल या जो लोग थे आने जाने रास्ते वाले वो उस बोर्ड की तरफ देखते थे। और इसमें एक और मेरे को क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दिख रहा है, वह क्वेश्चन है कि व्हाई वाज एम एमल सॉरी फॉर द पीपल ऑफ अल्सास। वह इस वजह से सॉरी कहना चाहता था क्योंकि वह उसका लास्ट लेसन था और वह अपनी मातृभाषा के प्रति कुछ अच्छा और अविस्मरणीय कार्य करना चाहता था। और वह जब उसका मन मछली पकड़ने के लिए करता था या कहीं घूमने उसको जाना होता था तो वह अपने फायदे के लिए बच्चों की छुट्टियां कर देता था। तो इस वजह से अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तीन ही क्वेश्चन है कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ लास्ट लेसन। दूसरा, व्हाट वर द सरप्राइज फॉर फ्रांस दैट डे। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अफेक्ट फ्रांस एंड पीपल ऑफ अल्सास। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट वर द सरप्राइज ऑफ फ्रांस दैट डे। व्हाट वर द सरप्राइज फ्रॉम फ्रांस दैट डे। और यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर लगभग मैंने 15 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। 15 मिनट होने वाली हैं, अभी तो 2 मिनट बची हैं। तो इस नया चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लगे रहो, आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक हैं। लगे रहो, आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक हैं। अगर घर वालों को और अपने को तसल्ली देनी है तो लगे रहो, बस मेरा इतना ही कहना है। अब चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग। ये किसकी स्टोरीज है? ये कहानी है एक खोए हुए बचपन की। मैं इनको आपको 5 मिनट में कुछ समरी देना चाहता हूँ। समरी क्या है, समरी को सुनना। कि इनकी लेखिका है अनीस जंग। गांव पड़ता है साहिब आलम, एक दिल्ली में गांव पड़ता है सीमापुरी इलाके का। तो वहाँ पे लेखिका गई और वहाँ पे जो लोग थे वह कूड़ा कचरा बीन कर ही अपना जीवन पालन करते थे, जीवन यापन करते थे। लेकिन लेखिका समझती थी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तो चलो बुजुर्ग लोग कुछ कर नहीं सकते, तो उनके लिए तो ये जीविका का साधन हो गया। लेकिन ये जो बच्चे हैं इनका जीवन तो अभी काफ़ी लंबा है, इनका जीवन तो अभी अंधकार में डालना हो गया ना। तो यह कहती हैं और बड़ी दुखी होती हैं और उस एक साहिब आलम नाम से बच्चे से पूछती हैं, वो नंगे पैर था, कि क्या तुम पे चप्पल नहीं है? तो उसने कहा नहीं मैडम जी, चप्पल तो हैं लेकिन वह मम्मी टांड पे रख देती हैं। ठीक है। तो दूसरा बच्चा आया, वो कह रहा था नहीं मैडम जी ये झूठ बोल रहा है, इसकी मम्मी नहीं रखती, ये एक ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ की एक प्रथा है कि नंगे पैरी कूड़ा बीनना। तो लेखिका बड़ी दुखी होती हैं और जो साहिब आलम था
उससे कहा कि मैं अगर स्कूल खोल लूँ तो क्या तुम पढ़ने आओगे? तो साहिब आलम बोलता है, हाँ बिल्कुल मैडम जी, आप स्कूल तो खोलो। लेकिन लेखिका मन ही मन सोचती है कि मैंने इस बच्चे को झूठा ही आश्वासन दिया है, ना मैं स्कूल खोल रही हूँ और ना ये स्कूल में पढ़ने आ रहा है। तो वह बहुत दुखी होती हैं। और कुछ दिन ऐसे बीतते हैं तो साहिब आलम एक चाय की ठेली पे या टेकरी पे काम करता है और चाय का कनेस्टर लेके चाय का व्यापार करता है, लेकिन उसको पैसे तो मिलते हैं। लेखिका फिर मिल गई। लेखिका उससे पूछती है, क्या तुम इन पैसों से खुश हो? कि नहीं मैडम जी, मैं इस चाय की ठेली में नहीं खुश हूँ। उसने पूछा, क्यों क्यों? तो वह बोलता है, मैडम जी मैं इस वजह से खुश नहीं हूँ कि मैं अब किसी अपने खुद का स्वयं का मालिक नहीं रहा हूँ, मैं अब किसी और के बंधन में बंध चुका हूँ। मैं अब किसी का नौकर हूँ, वह कहेगा जैसे कार्य करूंगा। मेरे को ये चाय का जो कनिस्टर है ना, ये थैले 5 किलो के बैग से या 10 किलो के बैग से भारी लग रहा है। एक प्लास्टिक के बैग से ये मेरे को 2-2.5 किलो का कनिस्टर भारी लग रहा है। तो मेरे को पढ़ने जाना था, बस यही उसकी कहानी है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। क्वेश्चन है पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वॉट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप? जो साहिब आलम था वह क्या देखता था किस में? कूड़ा करकट वाले डब्बे में, गार्बेज डंप्स में। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम? वह कहाँ का था और कहाँ से आया था? तो सुनो कि साहिब इज अ रैग पिकर। जो साहिब था वह एक कबाड़ा बीनने वाला था, एक रैग पिकर था। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड, वह सोने के सिक्के ढूंढा करता था इन द गार्बेज डंप्स, कूड़े करकट के ढेर में से। समटाइम्स, कुछ दिनों, ही फाइंड्स अ रुपीज, उसको कुछ दिनों 1 रुपए का सिक्का मिल जाता था। इवन अ 10 रुपीज, और कुछ समय 10 रुपए का सिक्का मिल जाता था, 10 रुपये का नोट भी मिल जाता था। ही कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन टू, और वह चांदी का सिक्का भी ढूंढ लेता था। साहिब एज, अब ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसका तो आंसर हो गया कि वह क्या ढूंढता था। अब वो कहां से आया था? साहिब एज अ कम फ्रॉम ढाका। जो साहिब था वो बांग्लादेश के शहर ढाका से आया था। साहिब हैज कम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश, नाउ ही इज लिविंग इन सीमापुरी। लेकिन वह अब दिल्ली के सीमापुरी में रहता था। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या जो साहिब था वह चाय की ठेली पे, चाय की टेकरी पे काम करके खुश था? नहीं। इसका आंसर है नहीं, नहीं खुश था। नो। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि वह खुद का मालिक नहीं रहा था। बेशक उसको पैसे मिल रहे थे पर वह किसी दूसरे के बंधन में बंध चुका था। अब वह एक नौकर था, और जो उसका चाय का कनिस्टर है ना, वो उसको उस प्लास्टिक के थैले के बैग से, किताबों के बोझ से भारी लगने लगा था। तो क्वेश्चन का आंसर देखें कि परहेप्स साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। जो साहिब था वह चाय की ठेली पे काम करके खुश नहीं था, बिकॉज, क्योंकि, ऑल्दो ही हैज पेड रुपीज 800 लेक, ऑल्दो, बल्कि उसको, बेशक उसको 800 रुपए मिल रहे हो, एंड गॉट ऑल हिज मील्स, और उसको पूरे दिन का खाना भी मिल रहा हो, हिज फेस, लेकिन उसके जो चेहरे पे वह एक दुखी जाहिर कर रही थी, हैड लॉस्ट इट्स केयर फेयर लुक, और वह अब स्वयं का मालिक नहीं रहा था। अर्लियर ही वाज इन ओन मास्टर, वह अब स्वयं का मालिक नहीं रहा था, वो किसी दूसरे के अंडर में काम कर रहा था। एंड एंजॉयड हिज फ्रीडम, और वह अपनी स्वतंत्रता को खूब बैठा था। नाउ ही हैड वर्क फ्रॉम टी स्टॉल ओनर, और वह अब अपने टी स्टॉल के मालिक में आदेशों में काम कर रहा था। अब आपको एक और बात बता दूं कि इसमें एक और चैप्टर जुड़ा हुआ है। वह चैप्टर एक यूपी के गांव फिरोजाबाद से जुड़ा हुआ है। फिरोजाबाद, आपने सुना होगा फिरोजाबाद। मैं इसको भी आपको 5 मिनट में समझा दूं, जब स्टार्ट करूंगा मैं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि कुछ क्वेश्चन दूसरे द मेकिंग बेंगल्स में से भी आ गई। चूड़ी एक बहुत ही ज्यादा फेमस एक प्लेस है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद में चूड़ियां और कांच की फैक्ट्रियां हैं, तो वहां पे लेखक जाते हैं। अब फिरोजाबाद में लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि गरम गरम भट्टियां जलती हैं। जो वहां पे लोग काम करते हैं वो अपनी छोटी सी ही उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं, तो उसका भी इसमें चित्रण किया गया है। तो ये ज़्यादा, मैं क्वेश्चनों से आपको समझ में आता जाएगा।
ये इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री का। जो कांच की जो सबसे बड़ी यहाँ जो फैक्ट्री लगी हुई है, जो उद्योग लगे हुए हैं, उद्योग धंधे, वो फिरोजाबाद में ही लगे हुए हैं। तो फिरोजाबाद काफी फेमस है। क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, क्वेश्चनों से समझ में आता जाएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? कौन सी जो वस्तु है, कौन सी चीज है जो फिरोजाबाद को प्रसिद्ध बनाती है? तो देखो, पढ़ो, आंसर पढ़ो, अपने आप समझ में आएगा। आंसर है द फिरोजाबाद इज फेमस। जो फिरोजाबाद है वह प्रसिद्ध है फॉर इट्स बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। किसके लिए? चूड़ी बनाने की उद्योगों के लिए। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री। वह इंडिया की कांच उद्योग में सबसे बड़ा धंधे करने वाला छोटा सा शहर है, कस्बा है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज। कौन सी भयानक जो वस्तु थी वो फिरोजाबाद की उन उद्योगों में लोगों को जलाती रहती थी? कौन सी थी? तो पढ़ो, आंसर को पढ़ो। द पीपुल वर्क इन द डिंगी सेल्स। जो लोग हैं वह तपती हुई, आग उगलती हुई भट्टियों में, बिना पानी के, बिना प्रकाश के, बिना ग्लास फर्नेसेस के भट्टियों में, हाई टेम्परेचर, एक उच्च तापमान में, सो देयर हेल्थ बिकम वीक, जिससे जो उनकी जो स्वास्थ्य था वो बिगड़ जाता था। एंड वो अपनी कच्ची ही उम्र में अपनी आंखों से अंधे हो जाते थे, रोशनी खो बैठते थे। ऑफन द वर्कर्स गो ब्लाइंड लेक। और बल्कि और जो वहां पे जो लोग कार्य करते थे किसमें? फिरोजाबाद की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज में, वह लोग अंधे हो जाते थे। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल्स। जो चूड़ियों पे जो पॉलिश करते हैं ना, उससे निकलने वाले छोटे छोटे कण उनकी आंखों में जाते थे, जिसकी वजह से वो अंधे भी हो जाते थे और अपनी आंखों की रोशनियां भी खो बैठते थे। अब क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज मुकेश? मुकेश कौन था? और व्हाट वाज हिज एम इन हिज लाइफ? 3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं इस क्वेश्चन से। और उसका क्या एम था, क्या बनने का सपना था? एंड व्हाट डिड ही डू टू अचीव इट? और वह उसको कैसे पा सकता था? तो समझो कैसे पा सकता था। एक इसमें मुकेश कैरेक्टर भी आता है। मुकेश लोगों से अलग यूं था कि उसके परिवार वाले उसे भट्टियों में लगाए रखते थे, लेकिन उससे लेखक ने पूछा, राइटर ने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। तो उसने समझा कि कोई तो है जो एक अलग सोच रखता है इस फिरोजाबाद में भी। तो यही है क्वेश्चन को, आंसर को पढ़ो। यंग मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। जो यंग मुकेश था वो किससे बिलोंग करता था? बेंगल मेकर्स परिवार से, एक चूड़ियां बनाने वाले परिवार से। ही डज नॉट लाइक द प्रोफेशन ऑफ बेंगल। लेकिन वह चूड़ी बनाने वाले इस व्यवसाय से खुश नहीं था। ही इंटरटेन्स न्यू ड्रीम्स। और वह एक नया सपना सजोए रख रहा था। न्यू ड्रीम्स, यह उसका नया सपना था। ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर। वह अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता था। ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर। ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर। ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। और वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही विल गो टू अ गैराज। और वह एक गैराज में जाकर एंड लर्न, और वह सीखा करता था अपनी हिज आर्ट, अपनी कला को। ही सीम्स टू बी डिटरमाइंड टू अचीव हिज मॉडेस्ट एम। और वह इस एम के लिए हमेशा तत्पर काम करता रहता था। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द लाइफ एंड लिविंग ऑफ रैग पिकर ऑफ सीमापुरी। डिस्क्राइब करो किसका जीवन? रैग पिकर का, एक कबाड़ी बीनने वाले का। किसमें? सीमापुरी में। तो आंसर है सीमापुरी इज अ सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स। सीमापुरी एक निश्चित स्थान है 10,000 कबाड़िया बीनने वालों का। एंड इट इज अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। और यह दिल्ली के पेरीफेरी किनारे पर स्थित है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh in 1971.
और 1971 में बांग्लादेश के ढाका से, यहां पर बांग्लादेश के ढाका से रैग पिकर्स सेटल्ड हुए थे। दे लिव हेयर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट्स, और वह यहाँ पर किसी भी अन्य परिचय और अन्य किसी आदेशों अनुसार स्थित हो गए। दे डू हैव राशन कार्ड्स, ना ही उनके पास राशन कार्ड है और ना ही आधार कार्ड है। दैट इनेबल देम इनटू वोट एंड बाई ग्रेन, और वह ना तो वोट देने लायक सक्षम है, ना तो वह वोट दे सकते हैं और ना ही अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी, जो भोजन है वह उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक परिचय है, परिचय से महत्वपूर्ण भोजन है उनके लिए। चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जो बच्चे हैं ना वह बड़े होते जा रहे हैं और वह इस हिस्सेदारी में भी अपनी जीविका को ढूंढ रहे हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और वह जीविका का स्रोत, जीविका का साधन सीमापुरी में रैग पिकिंग, कबाड़ा बीनने वालों को कबाड़ा बीनना ही मान चुके हैं। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, फौज, एक बिना फौज पैरों में बिना चप्पल के, बेयरफुट नंगे पैर। चिल्ड्रन एपियर, बच्चे दिखती हैं इन द मॉर्निंग, सुबह, विद देयर प्लास्टिक बैग्स, उनके हाथों में उनके जो कंधे हैं ना, उनके ऑन देयर शोल्डर्स, उनके जो कंधे हैं ना उसमें प्लास्टिक बैग टांगे दिखने चाहिए थे, लेकिन वो ऐसा नहीं दिखती, वह कबाड़े बीनते हुए दिखती हैं। दे डिसअपियर बाय नून, और वह शाम को छुप जाती है। दे मे फाइंड अ रुपी, वह उसमें पैसे खोजते हैं, 10 रुपी नोट खोजते हैं, और अ सिल्वर कॉइन, और किसी चांदी के सिक्के की तलाश में। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और वह आशा करते हैं कि कुछ और ज्यादा मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, गरीबी में कौन सा साधन है जो वर्कर्स, जो लोग काम करते हैं बेंगल इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने वाले उद्योगों में, उनके लिए और क्या गरीबी का साधन है। तो चलो करते हैं अब आंसर है द बेंगल वर्कर्स हैव सफर्ड ऑब्जेक्ट, जो बेंगल, जो चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वह सफर कर रहे हैं अन्य ऑब्जेक्ट से, गरीबी के साधनों से। ड्यू टू वेरियस रीजन, कई अन्य विभिन्न कारणों के, लाइक अनजेनिक वर्किंग कंडीशन, लाइक डिंगी सेल्स, गर्म भट्टियों में, बिना पानी के, बिना हवा के, बिना प्रकाश के, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान में। एंड द चिल्ड्रन एंड वर्कर्स स्लोक्ड हेयर, और उनके बच्चे भी हेयर, डे एंड नाइट लूजिंग देयर आईसाइट, और वह अपनी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन खोते चले जा रहे हैं। इज द बार्गेन इन सेंसिटिव एम्प्लॉइज कास्ट बेस बाइसेस इन ह्यूमन पॉइस विस्कस middlemen and indifferent workers and politicians were some reason for keeping the workers in the Bengal industry in the pathetic. They are unable to organize themselves into cooperative dash to hostile employees and police. Thus, the Bengal workers has no extent role in society. मतलब जो बेंगल मेकिंग में है ना, वह उनका समूह भी नहीं हो सकता, तो वह विरोध पे भी नहीं हो सकते। विरोध पे उतरेंगे तो उनको पुलिस ले जाएगी, जेल में ले जाएगी, घसीटेगी, पीटेगी, बुरी मार लगाएगी, तो उन पे कानून भी हो जाएगा। तो इस वजह से वह अपना कार्य पूरी शिद्दत से करते हैं, लेकिन वह इस कार्य से खुश नहीं है, खुश हैं परंतु वह फिजिकली परेशान है, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। दिन प्रतिदिन वह अपनी आंखों की रोशनियों को खोते जा रहे हैं, गर्म भट्टियों में उच्च ताप विदाउट एयर लाइट के वर्क करते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेज टू सिटी। कौन से कुछ कारण हैं, क्या कारण हैं जो कुछ माइग्रेट कर रहे हैं, पीपुल जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं किससे, विलेज गांव से शहर की तरफ, विलेज से शहर की तरफ, गांव से शहर की तरफ। तो कौन कौन सी है समझें, आंसर है पढ़ें और समझें। एब्जेक्ट पॉवर्टी एंड एक्सट्रीम हंगर आर टू मेजर कॉज फॉर द मिजरी ऑफ द रूरल पीपुल। एक तो गरीबी और एक अत्यंत भूख, दो बहुत बड़े कारण हैं जो कि लोगों को रूरल एरिया से, रूरल पीपुल से, विलेज से सिटी की तरफ माइग्रेट करवा रहे हैं।
ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। और अंडर डेवलपमेंट मतलब अन्य किसी के उच्च विकास के नीचे, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ही बुरी हालत इन विलेज लाइक पुअर ड्रेनेज, नदियां सूखना, पुअर हाउसिंग, गरीबी घरों में एटसेट्रा। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट एंड अर्बन एरियाज विच अबाउंड इन बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और वह एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटीज को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज। और जो माइग्रेट करते हैं ना अर्बन एरिया से, वहाँ पे उनको ना तो हेल्थ से फैसिलिटीज मिलती है, ना हॉस्पिटल वगैरह, एम्प्लॉयमेंट, ना उनको अच्छी रोजगारी मिलती है। तो इस वजह से वह विलेज से सिटीज की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। बिसाइड्स नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, बाढ़ आ जाती है, स्टॉर्म, तूफान एंड ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज और बीमारी का फैलना, एंड टू एड द मिजरीज एंड बर्डन ऑफ द विलेजर्स। और यही ग्रामीण लोगों के ऊपर एक वजन भार है। सोशल रीजन लाइक प्रीजर्स ऑफ मोनी एम्प्लॉयडर्स, जमींदार्स, वेव ऑफ कास्ट रिलेटेड एट्रोसिटीज एंड अनफेयर डिमांड ऑफ द माइट एंड माइट पीपल आर ऑल्सो सम रीजन्स फॉर माइग्रेशन। और भी कुछ अन्य कारण हो सकते हैं विलेज से लेके जो लोग हैं वो सिटी में माइग्रेट कर रहे हैं। वो देखो पॉवर्टी, अच्छी हेल्थ नहीं है, उनको रोजगारी नहीं मिल पा रही, और सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना, उनके लिए अच्छी व्यवस्था ना होना, पॉवर्टी, गरीबी, कई कारण हो सकते हैं। 2 मेन रीजन तो आपको ऊपर समझा दिए थे। अब हम एक अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ये चैप्टर आपको डीप में, मेरे ही चैप्टर 8-10 मिनट में, पर मैं उसको और डीप में पढ़ाऊंगा। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, डीप वाटर, गहरा पानी। गहरा पानी, यह चैप्टर फ्लेमिंगो का थर्ड है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। मैं आपको 5-10 मिनट का हर एक चैप्टर में मैं आपको 5 मिनट तो समरी दे ही दे रहा हूं। तो समरी है कि इसके लेखक हैं विलियम डगलस। कौन है? विलियम डगलस। इस चैप्टर में क्या है कि जो लेखक है ना, उनको पानी पे जीत पानी होती है, डर के आगे जीत। एक दिन क्या हुआ कि वह अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे गए थे। कैलिफोर्निया के बीच में उनको क्या हुआ, विलियम डगलस, तो उनको कैलिफोर्निया के बीच पे गए थे। तो कैलिफोर्निया के बीच पे पिताजी के साथ थे। तो क्या हुआ कि एक लंबी लंबी लहर आई और उनको, उनकी सांसें थम गई। वह पानी की लहर में अचानक से डूब गए और उनकी सांसें थम गई। तो वह इस कारण पानी से बहुत ज्यादा डरने लगे और पानी ने उनके जीवन पे बहुत प्रभाव डाला। ना तो वह स्विमिंग कर पाते थे, ना तैर पाते थे, ना मछलियां पकड़ पाते थे, और ना ही पानी का आनंद ले पाते थे। तो उन्होंने उस पानी के डर पर जीत पाना पाया एक बार। और एक और उसमें चरित्र सुनाया गया है, एक और उसमें एक कहानी सुनाई गई है कि वह एक बीच के किनारे बैठे हुए थे। तो एक 18 साल का प्रोबेबली एक गट्टा सा लड़का है, और उन्होंने उनको पकड़ के पानी में पटक दिया और उनकी सांसें तुरंत की तुरंत थम गई। वह एक तरफ से तो शायद 3 से 6 फीट गहरा था, दूसरी तरफ शायद थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो उनको डर लगने लगा था। फिर क्या हुआ कि वह पानी पे डर के आगे जीत पाना चाहते थे। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को लगाया, इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया, पढ़ाया, और उन्होंने आखिरकार वह अंत में जाकर दुनिया के सबसे महान तैराक बने, विलियम डगलस जी। तो इसी में उनकी इसी कहानी का चित्रण किया गया है इस कविता में नहीं, इस पाठ में। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों को पढ़ते हैं और आंसर के जवाब ढूंढते हैं कि व्हाट मिस एडवेंचर डज विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। इस क्वेश्चनों को मैंने आपको करा चुका हूं ऑलमोस्ट, लेकिन दोबारा मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं ओनली ऑन, पढ़ाते जाऊंगा, समझाऊंगा नहीं इस चैप्टर को, बिकॉज मैं इसका लेक्चर ऑलरेडी डाल चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल ओ शॉर्ट स्टडी पे। तो बस समझते चले, और ज्यादा डीप में पढ़ना हो तो उस लेक्चर को देख लें, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम नजदीक है। तो मैं थोड़ा क्विक चल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं खींचने की सोच रहा हूं मैं, मात्र 1.5 से 2 घंटे का सोच रहा हूं। तो सुने आंसर। That misadventure William Douglas refers to is the time when he went to swim the YMCA pool. A big bully threw him into the pool and he is almost drowned. Question number 2. कि when William Douglas was thrown into the YMCA pool, what was the reaction? What plan did he make to come out? जब विलियम डगलस को एक 18 साल के अट्टे कट्टे पहलवान ने YMCA पूल में ढकेल दिया था, तो उनका रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी जब वह उस पानी में
गिर पड़े थे। तो क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया थी व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब डगलस थे उनको पूल में ढकेल दिया गया था तो उनकी प्रतिक्रिया थी ही लैंडेड इन अ सिटिंग, वह बैठने की स्थिति में बैठ गए। एट द बॉटम, वह तले पर जाकर बैठ गया। ही वाज फ्रेटेंड, वह डरा हुआ था। बट नॉट, लेकिन अभी नहीं। वह स्टिल, अभी भी। हिज विट्स, अपने तरहेटी पे बैठा था। ही प्लान टू मेक अ बिग जंप, और वह एक लंबी छलांग, बड़ी छलांग लगाने जा रहा था। टू कम द सरफेस, पानी की सतह पर जाने के लिए उसने प्लान किया था कि मैं पानी की सतह से तले से टकराऊंगा, फिर एक लंबी छलांग लगाऊंगा और पानी में ऊपर तैरने लग जाऊंगा। दूज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और जो उसको 9 फीट थे वो 90 फीट लगने लगे थे। अब ही ओपन हिज आईज, उसकी आंखें खुल गई थी। एंड सो नथिंग बट वाटर, उसको पानी ही पानी दिख रहा था। इट मेक हिम पैनिकी, और वह इसके लिए एक भयानक, दर्दनाक था, भयानक स्थिति थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, कैसे डगलस ने अपना पानी के डर पे भय पर जीत पाई? तो कैसे पाई? इसका आंसर है कि डगलस ने डिटरमाइन किया ओवर हिज फियर, वह पानी के डर से इस वजह से बाहर आया, बिकॉज, क्योंकि इट रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, क्योंकि उसकी सारी दिनचर्या मछली पकड़ने की, डेप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, पानी में तैरने की, बोटिंग करने की, सारी उसकी व्यवस्थाएं अंग भंग हो चुकी थी। इस वजह से उसने पानी पर विजय चाहना चाहा। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, उसको कैसे एक महान तैराक बनाया? किसने? इंस्ट्रक्टर ने। तो ऐसे बनाया कि द इंस्ट्रक्टर मेड अ सीरियस एफर्ट, जो इंस्ट्रक्टर था वह एक सीरियस एफर्ट डालता था बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस को बनाने में। ही पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, वो उसके पेट पे चारों तरफ बेल्ट बांधता था। रोप अटैच टू द बेल्ट, एक रस्सी अटैच कर दिया करता था। किससे? बेल्ट से। वेंट थ्रू अ पुली, और वह पुली को खींचता था। जैसे जैसे आपने देखी होगी, जैसे कुएं में पाल्टी से जैसे पानी भर जाता था, उसको खींचते हैं, वह उसको ऐसे सिखाया करता था कि कैसे पानी में सांस लेनी है, छोड़नी है, इनहेल करनी है, एक्सहेल करनी है, वैसे उसको सिखाया करता था। ही वॉज मेड टू गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल हावर आफ्टर हावर, और वह घंटे प्रति घंटे उसको सिखाया करता था। देन ही टॉट हिम टू एक्सहेल एंड इनहेल, और वह उसको सांस कैसे लेनी है पानी के अंदर बाहर से कैसे सांस छोड़नी है, यह सिखाया करता था। इन दिस वे, और वह इस रास्ते ही बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, और एक डगलस को उसने एक तैराक बनाया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर? तो to make sure that he had conquered the old terror, Douglas went to Lake Wentworth and swam 2 miles across the lake to stamp act Iceland finally to remove any other kind of fear, कोई भी भय। he went to warm lake, उसको गर्म झील में, and swam across to the other, उसके swam across मतलब उसको तैरा, उसमें उसको बह के ऊपर उसने चेक करना चाहा अपना कॉन्फिडेंस, एंड सेव बैक टू द फाइनली कॉन्कर्ड हिज फियर, और उसने अपने वे पे जीत पाली। ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो ऊपर आपको मैं करा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 3 या 2 को, कि हाउ डिड डगलस ओवरकम द ओल्ड टेरर, और उसने अपने पुराने भय को कैसे खत्म किया, कैसे उस पर विजय पाई? तो आंसर है इसका कि आफ्टर द इंसिडेंट एट द वाईएमसीए पूल पर एक घटना होने के बाद, डगलस फेल्ट द एंटरिंग इन द वाटर, जो डगलस था ना वह पानी में तैरने लगा, एंड बिकम सोर्स ऑफ कांस्टेंट ट्रबल, और वह भयानक एक स्रोत बन गया था। ऑल ऑफ हिज वाटर स्पोर्ट्स एंड एंजॉयमेंट हैड गॉन, और वह फिशिंग ट्रिप्स, कैनोइंग, स्विमिंग एंड बोटिंग उसकी वर ओवर, उसके ऊपर भी वो विजय पाना चाहता था। रेड ऑफ डी एंजेड एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर ऑफ मंथ, डगलस रियलाइज द टेनन was decreasing piece by piece. He said the panic when he swam 2 miles across the lake. He was happy have conquered his fear. इस कहानी में यही है कि फियर, डर, इस पे एक तैराक ने कैसे जीत पाई? तो उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। आखिरी बात यह है कि उसने सोच लिया
कि मुझे पानी पे जीत पानी है तो पानी है। ऐसे ही आप सोच लो कि ये 1 महीना बचा है पेपर में, या 5 दिन बचे हैं, या 10 दिन बचे हैं, इन पे मुझे जी तोड़ मेहनत करनी है तो करनी है। लग जाओ लग जाओ। अब चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 है द रेट ट्रैप। बोले तो एक चूहेदानी वाला, चूहेदानी वाला, एक चूहेदानी वाला। मैं इसकी आपको चैप्टर की 5-10 मिनट एक समरी देके बताता हूं कि एक चूहेदानी वाला था जो गांव गांव शहर शहर जाकर चूहेदानी बेचा करता था। तो क्या हुआ कि वह चूहेदानी, और एक दिन क्या हुआ, वो गांव गांव शहर शहर जाकर चूहेदानी बेचा करता था। एक दिन उसको एक झोपड़ी दिखी और वह झोपड़ी में उसने आवाज दी। वो झोपड़ी शहर से किनारे पर थी, तो उसने टक टक किया तो एक वहां से एक बड़ा बुजुर्ग निकला। उस बुजुर्ग ने कहा, रात हो चुकी थी कि मेरे यहां झोपड़ी में ठहर जाओ। उसने, मैं क्या आपके यहां पे ठहर सकता हूं, उसने पहले पूछा था। तो उसने कहा जी हां। उसने मन में सोचा उस बुजुर्ग आदमी ने कि मेरे को रात के, वैसे भी मेरी पत्नी नहीं है, मेरे को रात को मन लगाने के लिए कोई बंदा आ गया आज, मतलब मेरा आज मन भी लग जाएगा, समय भी व्यतीत हो जाएगा। तो उसने उसको ऑर्डर दे दिया। तो उसने उसके लिए हांडी पे दलिया छौंकने के लिए दलिया रख दिया, और दोनों खा पीकर रात को जब सो रहे थे तो मेजोलिस खेलकर, मेजोलिस होता है एक पत्ते जैसा ही होता है मेजोलिस, उसको खेलकर रात को सो रहे थे। तो दोनों खेलकर रात को सो गए अच्छी नींद। सुबह जागे तो उसने अपने पॉकेट में बताया कि ये मेरे पूरे दिन की मैं गैया रखता हूं, ये मैंने कुछ पैसों हैं जो कमाए हैं, मैं उनको यहाँ पे रखता हूं। तो वह उनको सवेरे कह के नमस्ते जी चल दिया। तो उसके मन में ख्याल आया, ये जो दादाजी थे इन्होंने मेरे को जो 200 पैसे बताए थे इस बुजुर्ग ने, तो उसने शीशे का कांच तोड़ा और 200 पैसे निकालने चला गया उस थैली में से, बैग में से। वह 200 पैसे निकालकर जंगल के किनारे जा रहा था। उसने सोचा कि मैं इसकी चोरी करके आया हूं, पर मैं इस रास्ते से जाऊंगा रोड के किनारे से तो पुलिस द्वारा पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, बंद कर दिया जाऊंगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस जंगल के रास्ते पड़ जाऊं। तो वह जंगल के रास्ते चला गया। जंगल बड़ा ही भ्रमित करने वाला था और बड़ा ही भ्रमितशील जंगल था, भ्रमितशील जंगल था। तो उसने सोचा, भ्रमितशील जंगल था तो क्या हुआ, वह जंगल के किनारे भटक गया और उसको काफी रात हो गई। वह उस जंगल के एक छोर से उसने स्टार्टिंग की, वह उसी छोर पे वापस लौट के आया जाया करता था। तो वह बहुत ज्यादा घबरा गया और सोचने लगा कि मैं इस जंगल में फंस गया। तो उसके मन में ख्याल आया, मैं चूहेदानी बेचा करता था, मैं इसमें चूहों को लालच देके फंसाता था। आज मैं खुद ही इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस चुका हूं, क्योंकि मैं किसी 200 पैसों से ना चुराता और ना मैं जंगल के किनारे पड़ता और ना मैं इतना भ्रमित होता। तो रात हो गई, बड़ा बेहोश हो गया। तो उसको एक जंगल के किनारे से टक 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 की आवाज आने लगी। तो वह उसने जाकर देखा झाड़ियों से, तो वहां पे एक आयरन मिल थी, एक लोहे की बनाने वाली। तो वहां पे गया लोहे वाली कारखाने में, तो उसने देखा उसको ठहरने के लिए वो मिल गया। ऐसे ही ये कहानी ज्यादा बहुत लंबी है तो मैंने समरी 5-10 मिनट की कर दी है। अब मैं इसके क्वेश्चन कराते जाऊंगा और आपको समझ में आता जाएगा। चले जाओ, ठीक है बाबा सीताराम। तो हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप। उसके मन में ख्याल कब आया कि ये संसार जो है वो चूहेदानी है। जब आया कि वन डे, एक दिन, द पेडलर वाज थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप, और उसने अपनी चूहेदानी के बारे में सोचा। सडनली, अचानक, ही वाज स्ट्रक बाय एन आइडिया, हिज रेट ट्रैप्स रिमाइंड हिम वन थिंग, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम नथिंग बट अ रेट ट्रैप। पूरा संसार और कुछ नहीं है, एक चूहेदानी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज द अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। उसके मन में ये जो ख्याल आया था, ये जो विचार आया था, वो कब और कैसे उसको व्यतीत कर रहा था।
तो ऐसे कर रहा था। आंसर है इसका, द पेडलर वाज एम्ब्यूस्ड बाय दिस आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ बिग रेड ट्रैप। जो संसार है वह एक बड़ी चूहेदानी है। ऑल इट्स रिचेस एंड जॉय, वह केवल उसको जो आनंद है, ये अमीरी है। शेल्टर एंड फूड, यह जो छाया है और ये भोजन है। हाइट, हीट एंड क्लोथिंग वर जस्ट बेड्स द वर रेड ट्रैप टू द पीपल इन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। वह बातूनी और मित्र व्यवहार क्यों कर रहा था पेडलर, क्रॉफ्टर पेडलर से। तो द क्रॉफ्टर वाज एन ओल्ड मैन, जो क्रॉफ्टर था वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वाज लोनली, वह अकेला रहा करता था। विदाउट अ वाइफ और चाइल्ड, बिना बच्चों के, बिना पत्नी के। थस ही वाज हैप्पी, इस वजह से वह खुश था। टू रिसीव द पेडलर, पेडलर को पाकर। विद हुम ही कुड शेयर हिज कॉन्फिडेंस, कोई तो है जो उसके आत्मविश्वास को आज बढ़ाने आया है, आज उससे बात करने आया है। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड फॉर द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द रेड ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। अब क्वेश्चन नंबर 4 था, मैंने क्वेश्चन तो पढ़ दिया था कि व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप। तो आंसर है इसका, ही फेल्ट हिज दिस because after he stole the crofter money he tried to escape, but instead of talking and public highway he turned to the forest and got his way lost, but the kept going round and round in circles। वह गोला उसमें घूमता ही रहा एक गोलेकार में, जंगल रूपी गोलेकार में। he realized, उसने सोचा, that since he had taken the bet, उसने उस बैट को स्वीकारा। he had got trapped, और वह उसमें फंस चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के क्यों जो था वो पेडलर ने उसके इनविटेशन को, उसके आमंत्रण को ठुकरा दिया था। तो ही डिसाइडेड द इनविटेशन, ही डिक्लाइंड द इनविटेशन, उसने उस इनविटेशन आमंत्रण को इस वजह से नकार दिया था। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट एंड आफ्टर हैविंग स्टोलन द क्रॉफ्टर्स मनी, क्योंकि वह उसकी क्रॉफ्टर की आमदनी को चुराकर आया था। ही वुड बी टॉकिंग एंड बिग रिस्क बाई गोइंग टू द मैनर्स हाउस, और वह उसके घर में से कुछ पैसे भी चुरा के आया था। एज ही वुड नॉट बी एबल टू एस्केप फ्रॉम देयर, और वह वहां से गुजर नहीं सकता था, ना ही जा सकता था। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलियमसन इनविटेशन। क्या, कैसे उसने, जो पेडलर ने एक्सेप्ट की थी, किसकी स्वीकारी थी, किसका आमंत्रण, एडला विलियमसन का। तो आंसर है, द पेडलर वाज एक्सेप्टेड एडला इनविटेशन, जो पेडलर था उसने एक्सेप्ट इस वजह से किया था एडला का इनविटेशन, आमंत्रण। बिकॉज, क्योंकि सी लुक्ड वेरी काइंडली, वह बहुत ही दयालु पूर्वक, और कंपैशनेटली एट हिम, और वह बढ़िया दयालु पूर्वक देख रहा था। सी वाज वेरी फ्रेंडली टू, सो ही फेल्ट रिएजर्ड, वह बड़ी ही खुशी पूर्वक, मित्रता पूर्वक देख रहा था, किसको, रिएजर्ड को। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। कब जो है आयरन मास्टर ने, एक लोहे वाले मालिक ने रियलाइज करी, किसकी, अपनी खुद की गलती। कब की थी, इन द मॉर्निंग, उस सुबह। व्हेन द पेडलर हैड बीन बाथड, जब जो पेडलर था वो जब नहाने जा रहा, बाथड सेव्ड, नहाने चला गया, शेविंग करी एंड क्लीन अप, और वह साफ सुथरा हो गया। एंड हेड अ हेयर कट, और उसने अपने बाल काटे। एंड मोर क्लीन क्लॉथ्स, और उसने अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने। एंड शूज, और उसने जूते पहने। द आयरन मास्टर रियलाइज्ड, आयरन मास्टर ने ये रियलाइज किया दैट द पेडलर वाज अ विक्टिम ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, जिससे जो पेडलर है ना, उसकी वो मिस्टेकन आइडेंटिटी है, ये उसने रियलाइज किया। अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कुछ, जो कि मैंने ही हैंडरिटन किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैड द पेडलर लेफ्ट फॉर एडला। कैसे जो पेडलर है उसने लेफ्ट किया एडला के लिए, जो लेटर है उसको छोड़ा। कि द पेडलर लेफ्ट बिहाइंड अ पैकेज फॉर एडला विच कंटेन्ड अ स्मॉल रेड ट्रैप विच कंटेनर 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, 10 क्रोनर के उसमें नोट्स रखे हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8, कि वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर।
कैसे जो एडला है वो खुश हो गई थी जो गिफ्ट, जो उपहार है जो पेडलर के द्वारा छोड़ा गया था। आंसर है इसका कि सी वाज हैप्पी, वह खुश इस वजह से थी क्योंकि द पेडलर हैड रिडीम्ड हिमसेल्फ, जो पेडलर था ना उसने उसको अपनी गलती को रियलाइज और रिडीम्ड किया हुआ था, एंड हैड नॉट लेट हर डाउन, और उसने बताया हुआ था ही हैज केप्ट एंड ट्रस्ट हर हिम, जो उसने उसके ऊपर भरोसा जताया था उसको। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन स्टेहल। तो आंसर है ही साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल बिकॉज, क्योंकि एडला हैड ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन एंड गिवन हिम ऑल द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी अ कैप्टन वुड हैव रिसीव्ड, जो कि कैप्टन क्या करता है उसको पाता है, रिसीव करता है, वही रेस्पेक्ट वही डिग्निटी किसने प्रोवाइड करी थी, एडला ने। अब क्वेश्चन नंबर 10 कि वाई वाज द क्रॉफ्टर एंड हाउ डिड द वेलकम द पेडलर, और जो क्रॉफ्टर था ना उसको कैसे उसने वेलकम उसका स्वागत किया था। द पेडलर नॉक्ड द डोर ऑफ अ क्रॉफ्टर एंड रिक्वेस्टेड फॉर नाइट शेल्टर, उसने रात को ठहरने की आज्ञा करी थी। द क्रॉफ्टर हैप्पीली टुक हिम इनसाइड, ही वांटेड समवन टू टॉक टू, जिससे वह किसी से बातचीत कर सके, बात अपनी कह सके। ही ऑफर्ड हिम नॉट सफर, उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। गेव हिम अ बिग स्लाइस ऑफ तंबाकू फॉर हिज पाइप टू स्मोक, फाइनली ही प्लेइंग द गेम ऑफ कार्ड मेजोलिस विद हिम अंटिल बेड टाइम, बेड पर जाने तक के समय में उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या खेला, बिजनेस किसने मेजोलिस किसने, क्रॉफ्टर ने और पेडलर ने। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, कैसे जो पेडलर है उसने अपना तरीका चेंज कर दिया था, चेंज हिज वेज। तो आंसर है इसका द पेडलर वाज अ पुअर मैन, ही डिड नॉट अर्न मच मनी बाई सेलिंग रेड ट्रैप्स, सो एट टाइम्स ही यूज्ड टू स्टील, जो उसको चुराता था। ही वाज नेवर वेलकम्ड एनीवेयर, और उसका किसी का स्वागत नहीं करना चाहता था। सो ही हैड डेवलप्ड अ काइंड ऑफ एवर्जन, सो इस वजह से वह एक एवर्जन ब्यूस्टअप करना चाहता था फॉर द पीपल अराउंड हिम, और अपने आसपास के लोगों से। ही डिड नॉट केयर फॉर देम, और वह उससे नहीं चाहता था उसकी तुलना टू गुड ट्रीटमेंट, और वह ट्रीटमेंट दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, जो उससे क्रॉफ्टर से लिया था। व्हेन ही वाज मिस्टेकन फॉर अ कैप्टन, ही मेड यूज ऑफ दैट सिचुएशन, वह उस परिस्थिति को, बट फाइनली व्हेन ही केम इन कॉन्टेक्ट, जब वह उसके कांटेक्ट में आया विद द आयरन मास्टर डॉक्टर, हिज सेंसिबिलिटीज गेट स्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ही रियलाइज्ड दैट वर्ल्ड वाज नॉट सो बैड, मतलब उसने सोचा कि ये जो वर्ल्ड है ना ये एक बिग रेड ट्रैप एंड एग्रीबल फेसेस आल्सो व्हिच एनीवन कुड रियली, ही रीड एडला मेड चेंज हिज वेज, और उसने जो एडला थी ना उसने उस बेज को, तरीके को चेंज कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2, the story the rat trap is both entertaining and philosophical, do you agree with the treatment, why in support of this view the following points can be presented। अब फर्स्ट मैंने प्रेजेंट पॉइंट किया है, कई सारे प्रेजेंट पॉइंट है। वही क्रिसमस की चीयर की वजह से क्या हुआ कि जो पेडलर था ना उसको क्रिसमस की चीयर की वजह से उसने बुलाना चाहा, किसने, एडला विलियम्स के पिताजी ने, उस आयरन मास्टर ने, लेकिन उसने सोचा कि जो आयरन मास्टर है ना वह उसे पहचान नहीं पाएगा, तो इस वजह से उसने सोचा कि वह उसको बुला नहीं पाएगा, तो एडला बुलाने गई। एडला ने, उसको तो लग रहा था कि ये वॉन स्टील कैप्टन है, लेकिन ऐसा नहीं था, वह कैप्टन नहीं था, वह एक पेडलर था, एक रेड ट्रैप, एक चूहेदानी बेचने वाला एक थोड़ा छोटा सा व्यापारी था। तो इस वजह से उसने सोचा कि यह नहीं जाएगा, उसने सोचा कि मैं चोरू में 10 करोड़ चुरा के लाया हूं, किसकी जगह से, क्रॉफ्टर के झोंपड़ी से, तो उसने सोचा मैं एक चोर हूं, इस वजह से वह रियलाइज कर रहा था, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चैप्टर नंबर 5 इंडिगो, नील की खेती से लिया गया ये चैप्टर। अब मैं कुछ एक और आपको मोटिवेशनल लेना चाहता हूं कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन
रंग जरूर लाएगी, रंग जरूर लाएगी। मेहनत करते रहो, लगे रहो पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से। घर वाले आप पे भरोसा कर रहे हैं तो आप उनका भरोसा ना तोड़िएगा, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अब हम चैप्टर का शुरुआत करते हैं, इंडिगो चैप्टर की। इंडिगो चैप्टर, इसका मैं आपको 5 मिनट समरी देता हूं कि इंडिगो में है क्या। इंडिगो में एक तो है राजकुमार शुक्ला जी और एक हैं अपने महात्मा गांधी जी। क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ला उस वक्त राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने पीसेंट पे जो कर्ज लग रहा था अंग्रेजों द्वारा उसको मुक्त कराना चाहा। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपके जहां पर जरूर आऊंगा और इंडिगो को, पीसेंट को टैक्स मुक्त कराऊंगा। ठीक है जी, अब वह चल दिए। यही इसमें डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन करता जाऊंगा, आंसर आते जाएंगे और आपको दिमाग में फिट होते जाएंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूरे यूट्यूब पर और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ये मेरे ही द्वारा हैंड रिटन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड इज एज रिजोल्यूट। कैसे, क्यों राजकुमार शुक्ला ने अपना रिजोल्यूट डिस्क्राइब मतलब प्रेषित किया था। तो कैसे किया था, आंसर है इसका कि राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी टू टेक अप द केस ऑफ द पुअर पीजेंट इन चंपारण। चंपारण में गरीब किसानों का मामला लेकर गए थे, बट गांधी हैड मैनी एंगेजमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन गांधी जी ने एक विभिन्न हिस्सा इंडिया के कई जगहों पर लिया। शुक्ला अकैम्पनीड गांधी जी एवरीवेयर। शुक्ला गांधी जी जहाँ जाते थे शुक्ला वहीं उनके पीछे चला जाता था। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री। वह इंतजार करता रहा, कब तक, जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए थे। गांधी वाज इम्प्रेस्ड बाई हिज टेंसिटी एंड फाइनली वेंट टू हिम टू बिहार। गांधी जी उसकी इस मेहनत को देखकर प्रसन्न हुए और उसने जहाँ पर बुलाया था बिहार में, वहाँ पर उसके साथ गए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट वाज डन टू इंप्रूव द मिजरेबल हेल्थ कंडीशन। कैसे, क्या गांधी मिजरेबल हेल्थ कंडीशन थी जो कि व्यक्त की थी। और डॉक्टर वॉलंटरी सर्विस फ्रॉम 6 मंथ, जो डॉक्टर था उसने 6 महीने अपनी वॉलंटरी अपनी नौकरी निभाई थी। देयर वर 3 मेडिसिन अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। पीजन विद टंग वर गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, दूज मिल मलेरिया फीवर, क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल, अदर विद स्किन इरप्शन गॉट ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। मिस्टर गांधी जी टॉट वुमेन इंडिविजुअल एंड जनरल क्लीननेस। मतलब जो गांधी जी थे ना, वह राजकुमार शुक्ला, वही मिस्टर गांधी उस ट्रीटमेंट क्विनीन जो कि मलेरिया में ड्रग्स यूज किया जाता है उसको उन्होंने बताया। पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड ऑफ द फार्मर। गांधी जी क्यों एग्री, सहमत हो गए थे, किसके लिए, 25% टैक्स के लिए। इस वजह से खुश हो गए थे गांधी जी। वाई गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट 25% रिफंड। गांधी जी इस वजह से रिफंड से 25% रिफंड से इस वजह से एग्री, सहमत हो गए थे क्योंकि गांधी एग्री टू द सेटलमेंट। गांधी बिकॉज, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहले समय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लिगेट टू सरेंडर। पहली बार किसी ब्रिटिश आर्मी के ओबेगेंट ने सरेंडर किया था पार्ट ऑफ द मनी दे हैड टेकन इन कंपेंसेशन एंड विद इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेस्टीज के पार्ट में, इस वजह से उन्होंने वो किया। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीसेंट। कैसे उस एपिसोड ने उस पीजेंट व्यापारी के प्लाइट को चेंज किया था। तो आंसर है नाउ द पीजेंट सो दैट दे हैड बीन राइट एंड डिफेंडर्स ही लर्नड करेज एंड विद इन अ फ्यू इयर्स द ब्रिटिश प्लेंटर्स abandoned their estates which reverted to the peasant and indigo settling। उन्होंने याद करना चाहा किसको, पीजेंट व्यापारियों के कर्ज को, इस वजह से उन्होंने यह फैसला लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड गांधी चाइल्ड द लॉयर ऑफ मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम, भरोसा दिलाना चाहते थे मुजफ्फरपुर के
लॉयर वकील, दे आर फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट, व्यापारी उनको प्रेषित कर रहे थे इन कोर्ट्स, कोर्ट में। गांधी जी चाइल्डेड देम फ्रॉम कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द पुअर, स्टेप ओकर व्हेन पीजेंट वर सो पुअर एंड क्रश्ड इट वाज इन ह्यूमन चेंज मैनी हैवी फीस फ्रॉम देम, और जो वह देना चाहते थे कि एक भारी फीस को। क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? ऐसे गांधी जी ने कंसीडर किया कि चंपारण जो एपिसोड है, चंपारण का जो एपिसोड है वह उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट है उनकी लाइफ, जिंदगी के लिए। तो ऐसे हुआ कि द चंपारण episode was a turning point in Gandhi's life. Gandhiji himself accepts it. It was the first mass movement in India. Gandhiji took up the cause of the poor peasants. He fought against the injustice of the cruel landlords. They stole money from the poor sharecroppers, but Champaran did not begin as an act of defiance. The movement grew out of Gandhiji attempt to remove the distress of poor peasants. The success of Champaran marked the first victory of the civil disobedience in modern India. Above all, the Champaran episodes was the beginning of their liberation from the fear of British. अब मैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, इस वजह से मैं अब क्वेश्चन और आंसर जो मैंने लिख रखे हैं उनको सीधा सीधा पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल भी समरी को नहीं समझाऊंगा, केवल पार्ट की 5-10 मिनट समरी समझाऊंगा हर एक चैप्टर की। और क्वेश्चन और आंसरों को मैं वैसे ही जैसे इंग्लिश में लिखे हुए मेरे हैंड रिटन नोट्स वैसे ही डायरेक्ट पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड गांधी जी डू द अपलिफ्ट कल्चरली एंड सोशली द पीपल ऑफ चंपारण विलेजर्स? तो इसका आंसर है गांधी जी हैज अचीव्ड हिज गोल प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण. द पीपल ऑफ चंपारण वर कल्चरली एंड सोशली बैकवर्ड्स. गांधी जी सो दैट eradication of illiteracy could be the first step towards their social and cultural upliftment. He decided open primary school. उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोलने की सोचा. His two disciples and their wives volunteered. His son and his wife Kasturbai to join him in his work. A doctor volunteered his service. 3 medicines were made available. Cure for the common disease constipation, malaria and skin eruption was given. Personal and community hygiene was emphasized. Thus Gandhi made a beginning of bigger change in social and cultural situation. चैप्टर ये वाला अभी एंड, अब न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा. अब नया चैप्टर है पोइट्स एंड पैनकेक्स. पोइट्स एंड पैनकेक्स, इस चैप्टर की मैं आपको 5-10 मिनट समरी समझाऊंगा केवल और केवल. फिर इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर मैं लिख के लेके आया हूं अपने ही हैंड रिटन नोट्स द्वारा, उनको केवल और केवल पढ़ूंगा और मेरी थ्योरी से आप समझना. अब इस चैप्टर में क्या है कि पोइट्स एंड पैनकेक्स. अब पोइट्स एंड पैनकेक्स में है क्या? पोइट्स और पैनकेक्स में एक स्टूडियो है, जिस स्टूडियो का नाम है जेमिनी स्टूडियो. जेमिनी स्टूडियो में एक बार्बर की दुकान है, नाई की, जो कि बाल काटते हैं. क्या आपने एक जोकर देखा होगा? जोकर हंसाने का कार्य करता है. किसी को भी अगर जोकर बनाना हो तो उसके गालों पे तो मूंछ लगा दो, एक मूंछ सीधी एक मूंछ उल्टी, एक चश्मा लगा दो. आपको पता है ज्यादा मेकअप भी खराब होता है, ज्यादा मेकअप भी भद्दा लगता है. जैसे एक कांच चश्मा लगाया जिसमें एक चश्मे का गिलास तो टूटा है और एक साजा है, तो वो जोकर जो होगा ना वो हंसने लायक लगेगा. वही इसमें समझाया गया है. मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और आंसर करता जाऊंगा सीधा सीधा कि व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फियरी मिजरी ऑफ दूज सब्जेक्टेड टू मेकअप. तो आंसर है द मेकअप रूम हैड लाइट्स एट ऑल एंगल्स, अराउंड half a dozen large mirrors. They were all incandescent lights, so those who were subjected to makeup had to face these lights. In such dazzling lights and heat, they were trapped in the fiery misery.
क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रिफर्स टू। इसका आंसर है कि नेशनल इंटीग्रेशन एट इट्स बेस्ट वाज seen in the makeup head department, which was first headed by a Bengali. He was succeeded by a Maharashtrian, who was assisted by a Dharwad, Kannadiya, and Andhra, a Madras Indian Christian, and Burmese, and the usual local Tamils. Thus, makeup artists from the various backgrounds assisted one another to make a homogeneous unit. अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि why was the office boy frustrated? Whom did he show his anger on? तो आंसर है, इसका आंसर पढ़ो और समझ में आ जाएगा अपने आप। मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि थ्योरी बड़ी आसान है। He was disappointed because his poetic talent was being wasted. He was working in a department fit for barbers and prevents. He was convinced that Subbu was responsible for all his voice and neglect. अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, why was the two legal advisor referred to as the opposite by others? तो इसका आंसर है कि द लीगल एडवाइजर वाज अ लॉयर। जो लीगल एडवाइजर था वह एक वकील था। हिज ऑफिशियल ड्यूटी वाज टू गिव अ लीगल एडवाइस to the company, but he did not seem to be a smart man. He brought a sad end of the brilliant career lawyer and talented actress. The legal advisor excelled more in stupidity than in legal skills. Therefore, इसलिए others referred to him the opposite। जो दूसरा है, जो भिन्न वाला जो अपोजिट है वह उसको देखता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई वाज द मोरल रीअरेंजमेंट ऑफ आर्मी वेलकम्ड एट द स्टडियर? तो आंसर है इसका द एनवायरमेंट आर्मी वाज वेलकम्ड एट द स्टूडियो बिकॉज दे प्रिवेंटेड टू प्लेस इन द most professional manner. The message of the plays were usually plain and the simple, homophilous, and the sets and the astronomers were first rude. The Tamil drama community was terribly impressed. अब long answer type question, why was Kotamangalam Subbu considered number 2 Gemini Studio? तो नंबर 2 Gemini Studio इस वजह से कंसीडर किया गया था कि जिस वजह से कोटमंगलम सुब्बू जो उसका था ना वो बॉस था। तो कोटमंगलम सुब्बू was a number 2 at Gemini Studio. Subbu was the man who gave direction and definition to Gemini Studios. So he was man of many-sided genius. He is the right-hand man of the literary boss. Subbu was self-made man. He faced difficult and the uncertain times. He could be cheerful at all times. He turned off his energy and creativity to Subbu was a tailor-made from the films. If the producer was not satisfied with the scene, he would come out the 14 more alternatives. He was a good poet. He wrote for the common people. ये होता है चैप्टर समाप्त। अब लास्ट चैप्टर हमारा प्रोस का बचा है। कौन सा है? लास्ट चैप्टर है हमारा द इंटरव्यू। तो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। मैं इसको आपसे, ये तो केवल इंटरव्यू है, इसकी समरी मैं आपको क्या दूंगा। तो इस चैप्टर के केवल आप क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन ओनली ऑन इम्पोर्टेंट हैं। मैं इस चैप्टर के इस क्वेश्चनों के बाद लेक्चर को समाप्त करता हूं, बिकॉज ये लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का हो चुका है। तो कहते हैं कि लहरों डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ कि व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूअर। हमारा कि some people say that interviewers are a source of truth and in practice an art. However, it is a supermassively superseeable medium of communication. The most vivid impression of our contemporaries are the through interviewers. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि why do most celebrity writers despise being interviewed? तो आंसर है some celebrities despise the interview of an unwarranted intrusion into their lives or feel what it somehow dissuades them. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इको's एकेडमिक राइटिंग इन स्टाइल। तो आंसर है इसका कि Umberto Eco was a professor at the University of Bologna in Italy and acquired formidable reputation as a scholar for his ideas on simulated literacy, interruption and medieval aesthetic before he turned। आपको बीच बीच में कुछ आवाजें आ जाती होंगी, ये आवाजें मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे से हैं, भाई लोग हैं जो बीच बीच में आवाज कर देते हैं। तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा तो टेक्निकल इश्यू झेलना पड़ता है क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। राइटिंग फिक्शन ही एक्नॉलेजेड दैट ही परस्यूड हिज फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट थ्रू हिज एकेडमिक वर्क एंड हिम नोबल हिज रेगुलर एकेडमिक स्टाइल वाज दैट ऑफ एन इनफॉर्मल अप्रोच देन बीइंग डिस्पर्जन ड्राइंग एंड बोरिंग। छोटे भाई हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं मेरे दोनों भाई, तो वो आवाज करते रहते हैं बीच बीच में, तो कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल नेम ऑफ द रोज। आंसर है इसका कि द नेम ऑफ द रोज वाज अ वेरी सीरियस नोवेल बट इट इज अ डिटेक्टिव yarn at the one novel and it is also delves into metaphysics, theology and medieval history, yet it enjoyed a huge mass of audience. The name of the rose sold between 10 to 15 million copies and according to the author it was reached only a small percentage of readers. Very important question, very important। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट सीक्रेट डिड अम्ब्रेटो इको रिवील ऑफ मुकुंद। तो आंसर है इसका कि अम्ब्रेटो इको रिवील्स द सीक्रेट ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल ऑफ मुकुंद। ही टॉक्स empty space the universe, he says just there are empty spaces in the universe the same we have empty spaces in our lives. He calls them interstices of intervals. He gives an example when a man comes up by an elevator from first floor to the third floor to novel him. He has empty or free time to write. He utilizes twice interstices of intervals for his creative work. This is the secret that he is able to his work। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर है अपना गोइंग प्लेस। अब लास्ट चैप्टर रह चुका है अपना, लास्ट चैप्टर है गोइंग प्लेसेस। ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अब लास्ट चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, तो इस चैप्टर को भी और देख लें। इसकी मैं 5 मिनट आपको समरी समझा रहा हूँ। समरी 5 मिनट समरी समझा के मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर पढ़ूंगा और हमारा लेक्चर होगा समाप्त, बाइंड अप होगा। तो इसमें एक होती है सोफी और एक होती है जेंसी। सोफी और जेंसी दोनों सहेली थी, दो लड़कियां थी, एक बोटिक खोलने की सोच रही थी। उनका एक फेवरेट हीरो था, वही इस कहानी में दे रखा है। मतलब एक तरफा प्यार दे रखा है, बस वही इस कहानी में दे रखा है। अब इस कहानी का मतलब है कि इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हाट इज सोफी ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर। सोफी अपने फ्यूचर मतलब भविष्य की तरफ क्या व्यवहार कर रही थी, भविष्य की तरफ। अबाउट फ्यूचर इज हर ड्रीम रियलिस्टिक्स, वह क्या सोच रही थी। तो आंसर है सोफी वांट्स टू ओन हिज बुटीक, वांट्स टू बिकम अ मैनेजर एंड एक्सट्रैक्ट्स एंड अ बुटीक ओनर on the side. It is Sophie's dream about her future. His dream is not realistic. She is an over ambitious girl. अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते। क्वेश्चन नंबर 2 है who was little dark Derek, what did he say about Sophie। तो आंसर है little Derek was a Sophie younger brother. He told his father about Sophie that she thought money grows on trees. He did not like the tendencies of
Sophies. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है why was Sophie jealous of Geoff silence? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब आंसर है कि Geoffrey was a Sophie brother. He spoke very little. Sophie was jealous of Geoff silence because when he was speaking, it was as if she were away somewhere, कहीं कहीं out in the world in these places she had never been. अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ है हमारा क्वेश्चन. भैया क्वेश्चन है why was Sophie bicycle of her father standing against the pulse of ball? तो आंसर है Sophie went to meet the Danny Casey when she returned home. It was very late in the dark night. She was glad to see the bicycle of her father standing against the pull of the pole because he would not be there when she got home. अब क्वेश्चन नंबर 5 है which was the only occasion when she got to see Danny Casey in person. तो आंसर है Sophie got to see Danny Casey only on Saturday when she went to see football match along with her family. Since he was the star footballer and played for Ireland, Sophie saw him in person. अब क्वेश्चन नंबर 6 है अपना Sophie why did Sophie like her brother more than any other person? तो इस वजह से करती थी. आंसर है Sophie knew that her brother Geoff was the only person who would share her dreams. जो उसको उसके सपने को एक नई उड़ान देता था. She had a strong faith in him. और उसके ऊपर एक अटूट भरोसा था. Therefore इसलिए she liked him more than any other person. She saw in Geoff her moral supporter. He recognized her emotion and aspiration well. He would never let her down. अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर की और करा देता हूं और हमारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा. तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स. व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड द शो अप इन द स्टोरी? तो आंसर है इसका सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स बट देयर वर फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन देम. तो पहला पॉइंट कौन सा है? सोफी लिव्ड इन अ फैंटेसी एंड फेयरली व्हाइल जेंसी वाज प्रैक्टिसाइज्ड गर्ल हु अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ हर फैमिली. दूसरा पॉइंट सोफी ड्रीम्ड ऑफ हैविंग बोटिक्स व्हाइल जेंसी न्यू दैट इट वुड नॉट नीड टू अ लॉट ऑफ मनी. तीसरा पॉइंट सोफी वांटेड टू बिकम अ मैनेजर टू अर्न मनी बट जेंसी न्यू दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू बिकम मैनेजर डायरेक्टली. फोर्थ है कि सोफी वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस व्हाइल जेंसी रियलाइज्ड इट नीड some qualities and her father would not permit this. Jency knew were both involved for the biscuit factory. तो हमारा लेक्चर होता है समाप्त. अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो, आज मैंने जो प्रॉस है ना, जो अपना लेखक वाला जो पार्ट है वो पूरा एंड कर दिया है. तो मेरे चैनल को शॉर्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मैं एक आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है. तो आप मेहनत करें, लगे रहें दिन और रात को. तो इस समय देखना नहीं चाहिए, ना ही भूख प्यास को. लगे रहें अपनी मंजिल की ओर. और लेक्चर के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद. और अपने माता पिता के भरोसे को ना तोड़ें. आप पे जो भरोसा समझो के बैठे हैं कि अपने बच्चे की इतनी परसेंट आएगी, तो बनाएं, लगे रहें, जितनी बने अपनी मेहनत से शिद्दत करें. तो इसी के साथ मैं लेक्चर को समाप्त करता हूं. थैंक यू.